तो हमारे बीच सचिन पायलट जी आ चुके। एक बार मैं चाहती हूँ जोरदार तालियां दर्शकों। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी के बारे में चर्चा करेंगे, राजस्थान के बारे में चर्चा करेंगे, देश भर के राजनीतिक मुद्दों से भी इनके संग चर्चा होगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूर्व राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी, बेहद अनुभवी वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के। ये कांग्रेस 10 साल में होगी कहां, कांग्रेस का भविष्य क्या है, राजस्थान में क्या इस वक्त राजनीतिक समीकरण है, देश में तमाम बड़े मुद्दे क्या हैं, आप इनको आपने अभी हाल ही में रविवार को देखा था। एक बहुत बड़ा आयोजन किया था कांग्रेस पार्टी ने एसआईआर के मुद्दे पर। वोट चोरी का जो नारा है जो कांग्रेस पार्टी ने दिया है, उसका क्या असर पड़ रहा है देश भर में और खास करके राजस्थान में, उस सब पे चर्चा होगी सचिन जी से। हमारे अगला सेशन की ओर हम बहुत ही जल्द बढ़ने वाले हैं। सचिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल, इस मेरी सहयोगी तो कुछ ही क्षणों में आएगी आपके संग, मगर पहला सवाल मैं आपसे सचिन जी कर लेता हूं कि रविवार का क्या आपको लगता है बड़ा इंपैक्ट रहा, सबसे बड़ा टेक अवे संडे का क्या रहा आपके लिए? कि 14 तारीख को इतवार को हम लोगों ने आह्वान किया था कि देश में जो हालात निर्मित हुए पिछले कई सालों से, उसका जवाब मांगने के लिए राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने सदन में कई बार आवाज़ उठाई, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई संतोषजनक जवाब हमको मिला नहीं। और इस देश में लगातार जो संस्थाएं हैं, विशेष रूप से जो इलेक्शन कमीशन है, उसकी वर्किंग, उसकी ट्रांसपेरेंसी, उसकी इंटेग्रिटी पर बहुत सवाल खड़े हुए। और प्रमाण के साथ, प्रूफ के साथ राहुल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने कई बार ये दिखाया कि यहाँ पर गड़बड़ियाँ हुई हैं। हम इतना चाहते थे कि कम से कम एक जांच उसकी हो जाए और पता पड़े कि किसने कहाँ कमियाँ छोड़ी थी। इसको लेकर हमें लगा कि अनेक राज्यों में चुनाव हो गए और होने वाले हैं, तो निष्पक्षता, पारदर्शिता हमेशा बनी रहे, इसको सुनिश्चित करने के लिए और वोटों की गड़बड़ी ना हो, ये एक ओवरसाइट और एक जवाबदेही तय करने के लिए लोगों को हमने यहाँ इकट्ठा किया दिल्ली में। और आप मानेंगे लाखों लोग यहाँ पर आए, क्योंकि उनके जहन में सवाल उठ गया कि ये जो इलेक्शन प्रोसेस है, जो हमारी सबसे बड़ी अमानत है, मतदान का अधिकार और मतदान, हमारा वोट में नाम है कि नहीं, हमारा वोट डल रहा है कि नहीं, हमारी वोट गिनती हो रही है नहीं, उस पूरे में एक ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। तो इस आह्वान को लेकर हम लोगों ने आयोजन किया था और बड़ी संख्या में लोग आए। जो रिस्पांस, मैंने बहुत रैलियाँ अटेंड करी हैं, लेकिन जो रविवार को रैली थी, जिसमें जो एक लोगों के मन में बात थी कि उनकी बात को करने वाला कौन है, और कांग्रेस पार्टी ने बीड़ा उठाया कि भाई ये पूरे देश में हो रहा है, तो कम से कम सरकार को, इलेक्शन कमीशन को एक अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी। तो इस सिलसिले में आयोजन किया था और हमने संकल्प लिया कि हमने हस्ताक्षर किए हैं, हमने अभियान चलाया है, देश भर में रैलियां प्रोग्राम करें, लेकिन राजधानी में हम लोगों ने आयोजन कर कर ये साबित करने की कोशिश की है कि देश में इलेक्शन कमीशन जैसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं और आपको अल्टीमेटली जवाबदेही जनता को आपको देनी पड़ेगी। इस बात को हमने साबित किया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। प्रिया, अब मंच आपके हवाले करते हैं। प्रिया सहगल, एडिटोरियल डायरेक्टर न्यूज़ एक, सब हमारे बीच आ चुकी हैं। प्रिया जी, थैंक यू एंड थैंक यू सचिन। आई मस्ट से शुरू में कि आपने इंडिगो को भी बीट कर लिया ऑन टाइम अराइवल से। थैंक यू फॉर कमिंग सो मच ऑन टाइम। लेकिन एंड टू कीप द ट्रैफिक थिंग गोइंग, कल मुझे बताया लोगों ने कि कल जो ट्रैफिक जैम हुआ था अकबर रोड में, उसके जिम्मेदार सचिन पायलट थे। आप लोगों को लॉन में मिल रहे थे, इसकी वजह से काफ़ी लोग रुके आपसे बात करने के लिए एंड देयर वाज अ ह्यूज। कांग्रेस की रैली में देश भर से लाखों लोग आए थे। अब सर्दी के दिन हैं, जो दिल्ली आया है, शाम हो गई थी, बहुत से लोग वापस नहीं जा पाए थे, तो कुछ लोग रात को रुक गए थे। और जो कार्यकर्ता देश प्रदेश से आते हैं, उनका एक मन होता है कि दिल्ली में लोगों से मिलें, नेताओं से संपर्क करें, तो उस काम को हम हमेशा करते हैं। इसलिए हर रैली के बाद कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मुलाकात कर कर हालचाल पूछना, और लंबे समय के बाद मुलाकात होती है उन दूर दराज के इलाके से आए हुए कार्यकर्ताओं से, तो अच्छा रहा। और मुझे लगा कि जैसा मैंने पहले कहा, इस आयोजन के माध्यम से कम जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं, जिन लोगों की जिम्मेदारी है कि इस देश में भारतवर्ष का नाम एक सबसे बड़े लोकतंत्र के नाम पर हम प्रसिद्ध हैं, उस क्रेडिबिलिटी पर कहीं कलंक ना लगे, ये कम से कम उनको अब जिम्मेदारी से निर्वहन करना पड़ेगा। और ये मैं बताऊं, हम एसआईआर और ये जो इलेक्शन कमीशन वगैरह के बारे में आज से पहले कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट सामने आ रहे हैं, गड़बड़ियाँ दिख रही हैं, एक मकान में 200-300 लोग दिख रहे हैं जो जिंदा हैं, उनको मरा हुआ दिखा रहे हैं, नाम अगर कट रहे हैं, तो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि सवाल को उठाया जाए। और मुझे खेद है कि इलेक्शन कमीशन ने आज तक भी कोई भी स्पष्टीकरण या कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब अब तक दिया नहीं है।
लेकिन ये जो डिबेट अभी चल रही है, आप कह रहे हैं सेटिस्फैक्ट्री जवाब दिया नहीं है। होम मिनिस्टर ने तो अच्छा जवाब दिया था, उनको काफ़ी एक मिनट हमने सवाल पूछा इलेक्शन कमीशन से, तो गृह मंत्री जवाब क्यों दे रहे हैं? डिबेट तो आप ही ने इंसिस्ट करी थी, यही तो सरकार कह रही थी कि हम कैसे देश जवाब के दें। सामने इन आंकड़ों को रखें। लेकिन माफ करना, इलेक्शन कमीशन किसी दल, किसी पार्टी, किसी नेता, किसी विचारधारा से बंधी नहीं है। दे आर अ न्यूट्रल प्लेयर। उनकी जिम्मेदारी है कि वो अनबायस्ड होकर काम करें। वो लेफ्ट हैं, राइट हैं, सोशलिस्ट हैं, कम्युनिस्ट, ऐसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन इज अ independent constitutional body of a sovereign republic where it is their responsibility to conduct fair, transparent and satisfactory elections. प्रिया जी, कुछ साल पहले हम अखबार में पढ़ते थे कि निर्वाचन आयोग पहाड़ में, रेगिस्तान में जानवरों पर मशीन लादकर बैलेट बॉक्स लाकर ले आते थे। 3-3 दिन पैदल चलते थे पगडंडियों में, ताकि कोई दूर दराज इलाके में कोई एक परिवार रह रहा हो, उसकी वोट छूट नहीं जाए। मतलब इतना गंभीरता से हम लोगों ने इस इलेक्शन को हमेशा रखा है। और अब हम देख रहे हैं चंडीगढ़ में, आपने देखा कैमरा के नीचे इलेक्शन ऑफिसर वोटों को गड़बड़ी कर रहा है, वोट कट रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का जो निर्वाचन होता है उसकी प्रक्रिया को बदल दिया गया। जो वोटिंग के दिन सीसीटीवी फुटेज का कैमरा होता है उसकी रिकॉर्डिंग आप 45 डेज में डिलीट कर रहे हैं। पर ये तो पुराना परंपरा थी कि विद इन 45 डेज यू हैव एन ऑब्जेक्शन। पेपर बैलेट के साथ भी यही परंपरा थी और ये अब सीसीटीवी में भी यही हो गई है। कोर्ट में जाएंगे 2 महीने बाद, कोर्ट बोलेगा प्रमाण दीजिए, इलेक्शन कमीशन ने प्रमाण नष्ट कर दिया। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो निर्वाचन होता है उसकी प्रक्रिया में प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस रहते थे। अब वो बदल के रख दिया, उसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष। अब 2 के बहुमत से आप मर्जी इसको बना दीजिए इलेक्शन कमिश्नर। अब ये कहा है कि आपको जीवन भर इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर कोई केस नहीं चलेगा। ये इम्यूनिटी जो है प्रधानमंत्री के पास भी नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि इलेक्शन कमिश्नर को ये इम्यूनिटी दी है कि आप अपने कार्यकाल में और कार्यकाल के बाद भी आप पे कोई केस नहीं चलेगा, आपकी कोई जांच नहीं होगी? तो ये इम्यूनिटी देने का मकसद क्या है? पर जैसे कि होम मिनिस्टर ने जो 1-2-3 जवाब दिए थे थोड़े बहुत, उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो परंपरा चल रही थी वोटर लिस्ट रिवीजन की, इट्स नॉट एनीथिंग न्यू, ये तो होती ही रही है विद इन डॉक्टर मनमोहन सिंह टाइम, वाजपेयी जी टाइम। 8 बार हुई है, हमारे टाइम में हुई है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इससे पहले जब SIR हुआ कभी देश में चर्चा हुई? किसी को पता पड़ा कि BLO कौन है, कहाँ से आगे? 8-9 महीने चलता था। आज सैकड़ों BLOs ने आत्महत्या कर ली है। क्यों? क्या प्रेशर है उनके ऊपर, क्या दबाव है उनके ऊपर? वीडियो सामने आ रहे हैं, लोग एक BLO अपनी जान लेने पे विवश हो रहा है, कोई कारण तो होगा ना। हम तो ये पूछ रहे हैं कि आपको चुनाव से ठीक पहले 4 हफ्ते में करने की क्या जरूरत है? आप साल भर में करिए। इलेक्शन तो 4 साल के बाद है लोकसभा के। केरला में चुनाव चल रहे हैं पंचायतों के, नगर पालिकाओं के, उसके साथ साथ आप SIR करा रहे हैं। तो जल्दबाजी में, हड़बड़ी में करने का मकसद क्या है? BLOs पे इतना दबाव क्यों डाला जा रहा है? और हमारी ये डिमांड है कि इलेक्शन कमीशन जो वोटर लिस्ट होती है एक मशीन रीडेबल फॉर्मेट में हमको दे दे, हम भी चेक करें। वो नहीं देंगे आपको, क्यों नहीं देंगे? ये सब सवाल हैं जिसका जवाब मुझे लगता है इसी को देना चाहिए। आज कल ही बीजेपी ने अपना नया अध्यक्ष चुन लिया है एंड देव चोजन समवन जो हु इज फेयरली यंग आल्सो। तो इस तरह का जो मैसेजिंग जा रहा है, आपको लगता है कि कांग्रेस में भी कोई भी बन सकता है अध्यक्ष? एक ये भी मैसेज आ रहा है कि इट डजंट हैव टू बी दिल्ली का हेडक्वार्टर फेवरेट, इट इज़ ऑल्सो समवन हु इज़ यंग एंड समवन जिसके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है। तो इस कांग्रेस में आपको लगता है कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी जो बीजेपी में मिल रही है वो कभी मिलेगी कांग्रेस के लोगों को? देखिए, नए अध्यक्ष बने उनके पार्टी के, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। 2 बातें, आपने कहा बहुत ही यंग हैं, पता नहीं क्या उम्र है उनकी, 45-50 साल उम्र है। अब जिस पार्टी का जन्म 1984 में हुआ है, उस पार्टी का जो अध्यक्ष बनेगा उसमें कोई फ्रीडम स्ट्रगल वाला बनेगा नहीं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब सन 57 से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, तो एक तो वो गैप है कि हमारी पार्टी 140 साल पुरानी है, 135 साल पुरानी है। एक दूसरा, हमारे यहाँ इलेक्शन हुआ तो खड़गे साहब ने नामांकन भरा, शशि थरूर ने नामांकन भरा, 2 लोग चुनाव लड़े। देश की प्रत्येक राजधानी में बैलेट बॉक्स रखे गए, हम लोगों ने वोट कास्ट किए और खड़गे साहब को अधिक वोट मिले, वो चुनाव जीत गए। ठीक है। अब जो बीजेपी के अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, मुझे पता नहीं किसने अप्लाई किया, नामांकन किसने किया, वोट किसने किया, नॉमिनेट किसने किया, इलेक्ट किसने किया, लेकिन घोषणा हो गई। तो आप ये डिफरेंस देखिए। अच्छी बात है उनके जो अध्यक्ष बने, मैं जानता नहीं उनको कौन है, मेरी शुभकामनाएं। लेकिन जो प्रोसेस है, कम से कम हमारी पार्टी में एक चुनाव हुआ, एक प्रोसेस हुआ, एक बंदा हारा, एक बंदा जीत गया। और जो हारे
जो जीते वो सब मैंने वोट डाला उसके अंदर, हमारे वोट से हार जीत हुई है। तो इस प्रोसेस को तो कम से कम हमको अप्रिशिएट करना चाहिए। और हमारे जो अध्यक्ष हैं वो एक निर्वाचित मॉरल अथॉरिटी के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने लंबे अरसे से काम किया और हमारे वोट से अध्यक्ष बने हैं। और जो बेचारे हारे थे उनका क्या हाल हुआ? उनके बाद तो ही इज बीन टोटली साइडलाइन हो गया कि वो अब बीजेपी से फ्लर्ट कर रहे हैं। भाई वो चौथी बार के सांसद हैं, हमारी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं। लेकिन उनको जब कैंपेनिंग के लिए नहीं बुलाया गया, उसके बाद पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया, उसके बाद उनको भी बिल्कुल ही चुपचाप कर दिया ना आपने। पार्लियामेंट में जो बोलने नहीं दे रहे, वो तो स्पीकर बोलने नहीं देते। पहली बात तो जो भाजपा के स्पीकर हैं पिछले टर्म में 140 सांसदों को सस्पेंड कर दिया और टाइम कम मिलते, लेकिन हर एक को छूटे बोलने की। इंटरनली भी कांग्रेस में वही कर रहे हैं ना, कहीं लोगों को बोलने दे रहे हैं, कहीं लोगों को बोलने नहीं दे रहे हैं, अपने ही कांग्रेस। ऐसा नहीं है, जिसको जो बोलना है कांग्रेस में विपक्ष के आधार जितना हमको समय मिलता है सबको बोलने का मौका मिलता है। बात ये आपने कहा कंपैरिजन कर रही थी आप भाजपा और कांग्रेस में, तो दोनों पार्टियों का अलग अलग काम करने का तरीका है। ये बात सच है कि बीजेपी ने पिछले 3 चुनाव जीते हैं, हम चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो विचारधारा और समर्थक और प्रशंसक हैं, मुझे लगता है कि वो पैन इंडिया, अगर कोई भी दल है जो नेशनली भाजपा को चुनौती दे सकता है एट अ नेशनल लेवल, वो कांग्रेस है। हमारे गठबंधन के तमाम साथी हमारे साथ काम करते हैं, लेकिन ये स्वाभाविक सी बात है कि पुरानी पार्टी जिसका केरला से कश्मीर तक हर जगह हमारा एक वोट बेस है, हमारा कार्यकर्ता हैं, तो पैन इंडिया लेवल पर इंडिया अलायंस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कांग्रेस वो दल है जो भाजपा को चुनौती देकर हरा सकता है।